हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान की। कौन सा सामान? दहेज का सामान। कौन सा दहेज का सामान? जिसका आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जिसका आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि जब आपने शादी करी थी आपने भर भर के दहेज की डिमांड करी थी। उसके बाद आपने 25 तोला सोना लिया था और वो 25 तोला सोना ले जाने के बाद आपने अपने कब्जे में उस पूरे सोने को रख लिया और उसके बाद कभी भी आपने अपनी पत्नी को उस सोने को पहनने के लिए भी नहीं दिया। और जब पत्नी आपके घर से गई उस समय पे भी आप उससे दहेज की मांग कर रहे थे और अतिरिक्त दहेज में आप उससे 10 लाख रुपए मांग रहे थे। उसके बाद आपने उसे मारा पीटा, धमका दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उसका सारा सामान और सोना आपने अपने पास रख लिया। अब वो क्या करेगी? अब वो आपके यहां से जाएगी, जाने के बाद आपकी एफआईआर दर्ज कराएगी। एफआईआर दर्ज कराएगी, वहां पे इस बात को लिखवाएगी कि भाई जब से उसकी शादी हुई आपने दहेज के लिए उसे परेशान किया। उसके बाद आपने अतिरिक्त दहेज भी मांगा। अतिरिक्त दहेज में आपने 5 लाख रुपए मांगे, एक कार की डिमांड करी और उसका सारा सामान और आभूषण आपने अपने कब्जे में रख लिए हैं, जो कि कई बार मांगने पर भी आपने नहीं दिए। और जब से वो अपने मायके में रह रही है तब से आपने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली, कभी उसको वापस लाने का प्रयास नहीं किया और कभी एक सिंगल रुपया भी उसके खर्चे के लिए आपने उसको नहीं दिया। तो ऐसे में महिला क्या करेगी? आपकी कंप्लेंट ही तो कराएगी ना। तो इसीलिए आपकी जो एफआईआर दर्ज होती है, बहुत सारे लोग हैं ना, ये जो मैंने बताया अभी सब, या आप में से बहुत सारी लोगों की एफआईआर में कॉमन होता है। फिर जब आप एफआईआर लेकर के किसी के पास जाते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, हमने तो कभी मारा ही नहीं, हमने तो कभी पीटा ही नहीं, दहेज की हमने मांग ही नहीं करी, हमने तो, मेरे पेरेंट्स ने उसको बेटी की तरह रखा, उसको सारी फैसिलिटी दी, उसको सारे गिफ्ट दिए, उसको फोन भी लेके दिया, उसके सारे गहने उसके पास है। जब वो गई हमें तो पता भी नहीं चला उसने कैसे पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपना सारा सामान लपेट लिया, सारा पैक कर रखा था और उसके बाद खुशी खुशी वो अपने घर से अपने पिताजी या भाई के साथ चली गई। और वहां जाने के बाद उसने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। फोन उठाने बंद कर दिए, उसके कुछ समय के बाद उसने हमारे सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। नंबर ब्लॉक करने के बाद अभी हम मुझसे बात भी नहीं कर सकते हैं। हमने समाज के इधर उधर के लोगों से बहुत ट्राई किया, लेकिन हर बार उनका जवाब नेगेटिव में आया। वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। और अब मेरे ऊपर ये एफआईआर भी दर्ज हो गई है और हाँ, वो नेट पे दिखा रहा है 125 सीआरपीसी का केस भी दर्ज कर दिया है, पर अभी तक मुझे मिला नहीं है। फिर हम बताते हैं कि भाई एक और आएगा भी डीवी वाला, वो भी चेक करते रहना कब आपका अपडेट होता है, कुछ समय में वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपके पेरेंट्स और आपके जितने घर वाले हैं और इधर उधर के दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर वो चौंक जाता है, वो कहता है ऐसा भी होगा, तो उसे बताया जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल होगा, झूठ क्यों बोलेंगे हम आपसे, जो आपके साथ होना है हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। और हाँ, इतना ध्यान रखना, इतना ही नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। यदि आपने उनकी बातों को नहीं माना, इस मामले को आपने नहीं निपटाया जल्द से जल्द, तो हो सकता है एक आध केस और लग जाए आपके किसी घर वाले पे, आपका कोई भाई है उस पर भी लग सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब बात आती है कि ये सारी चीजें वास्तव में क्या किसी महिला के साथ होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और वो जो महिलाएं होती हैं वो बेचारी घबराती रहती हैं कि हम इसके अगेंस्ट जाएं या ना जाएं, कहीं हमारी गृहस्थी खराब ना हो जाए। ऐसी कई सारी महिलाएं हमारी खुद की क्लाइंट हैं, जिनको खाने के लिए भी नहीं है, 3-3 4-4 साल से पति ने छोड़ रखा है और वो परेशान हो रही है। लेकिन दोस्तों बात सारी ये है कि वो महिलाओं की संख्या कम है और प्रताड़ित पुरुष आज के जो समय है उसमें 80 से 90% वो लोग हैं जिनके साथ ये सारी घटनाएं कभी घटती ही नहीं है, बस उनके खिलाफ सारे मामले जरूर दर्ज हो जाते हैं। अब समस्या ये कि वो इनका करें क्या, कैसे इनको निपटाएं? लड़ने के लिए सोचते हैं बेचारे। तो आप सोचिए, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इसको मैनेज कर सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं जो हमें फोन पे बताता है कि सर मेरी तो सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ है। अब मुझे पता है कि भाई इस भाई को तो हाई कोर्ट भेजना पड़ेगा, वहां पे इसके 25-30 हजार रुपए लगने वाले हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे बताऊं कि भाई आपको हाई कोर्ट में जाना है, किसी वकील से मिलना, इतना वहां पे खर्चा होगा। जो आदमी 10-12 हजार रुपए महीना कमा रहा है वो कितना उसमें से बचाता होगा, आप खुद सोचिए, और कैसे वो इतना वहां पे खर्च कर लेगा। तो मतलब ऐसे लोगों के लिए तो बेचारों के लिए वकील अपॉइंट करने बहुत मुश्किल है। वो किस तरह से न्याय लेंगे? और आपको पता है कि आपकी एफआईआर में जो उल्टे सीधे सेक्शन होते हैं, 307 लगा दिया परिवार में ही। 307 क्या होता है पता है ना? अगर मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठूंगा आधे से ज्यादा लोग घबरा जाएंगे जो 307 के असली मामले होते हैं। लेकिन आजकल हवा में 307 लग जाता है। फिर 307 को हटाने की प्रोसीजर क्या है आप सब लोग जानते हैं। 376 को एफआईआर में से मैट्रिमोनियल के मामले में हटाने की प्रोसीजर क्या है आप सब जानते हैं। 354 को हटाने की प्रोसीजर क्या है आप सब जानते हैं। तो भाई जिसके पास नहीं है वो कैसे हटवाएगा? वो कहां से करेगा ये सब? और नहीं करेगा तो आरोपी हो गया।
उसका बाप 376 में बंद हो जाएगा, उसका भाई 354 में बंद हो जाएगा, वो खुद 498 में हो सकता है पैक हो जाए। तो ऐसे आदमियों को न्याय कैसे मिलेगा भाई? ये लोग कहां जाएंगे? लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं इन लोगों के बारे में सोचने की, किसी के पास टाइम नहीं। अपनी जेब भरनी चाहिए, बस अपनी जेब भरनी चाहिए, और किसी से कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए सब कुछ। हर एक आदमी पैसे के पीछे पागल हो रहा है, नाच रहा है पैसे के पीछे, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। लटकता रहे, भागता रहे, एक आम आदमी है, आम की तरह ही लटका रहेगा हमेशा। और देखिए, जिसके पास पैसा है वो मैनेज कर लेगा चीजों को। सब आपको पता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। देखते हो ना कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चले, 6-6 साल केस चलते हैं, बड़ी मुश्किल से वारंट निकलता है और आधे घंटे के अंदर वारंट कैंसिल हो जाता है। करो जेल के अंदर, कैसे करोगे? कितने सारे लोग हैं, ना उनकी जेल होती है ना कुछ होता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि भरा पड़ा है पैसा। अब उस पैसे से वो सिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने है। क्या बोले? तो ये जो गंदगी है ना, दीमक चाट गया। और जो मैनेज कर सकते हैं वो उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जो मैनेज नहीं कर सकते। हमें सोचना चाहिए, अपने से नीचे वालों के लिए भी तो सोचना है भाई। वो भी हमारी तरह इंसान है, उनके भी वैसे ही परिवार हैं, उनको भी वैसी ही तकलीफ होती है जैसे कि आपको होती है। आपने मैनेज कर लिया, वो मैनेज नहीं कर पाए। समस्या क्या है? जिसने मैनेज कर दिया उसने मान लेते हैं काफी बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया, धाराएं हट जाए मेरी किसी तरह से। लेकिन जिसने धाराएं हटाई उसने सबसे वही एक्सपेक्ट कर लिया कि जितना इससे मिला इतना ही उससे भी मिलेगा। वो भूल गया डिफरेंस कि भाई ये आदमी 10,000 रुपए कमाता है, वो 5 लाख रुपए महीना कमाता था। वो भूल गया, उसके दिमाग में आ गया इतना मिलता है, उसने दूसरे को भी उतना ही कोट कर दिया, इतना चाहिए। वैसे तो जिस बात पे हम बात कर रहे हैं ये पूरा करप्शन का पार्ट है, ये तो पूरा ही गलत है, सबको पता है। फिर क्यों ये खेल चल रहा है कि एफआईआर के अंदर ये धाराएं लिखी जाती हैं, पहले बाद में हटाई जाती हैं? क्यों नहीं भैया? ऐसा होता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आपने पाया जांच में वो ही धाराएं लगेगी एफआईआर पे, उसके बाद ना हटेगी, ना जुड़ेगी, ना घटेगी। पता नहीं कितने सारे लोगों की जेब कट जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। पता नहीं कितने सारे लोगों के घर तबाह हो जाएंगे जिन्हें हराम का खाने की आदत पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार के पैसे से अपने घर बनाते हैं, जो इस प्रकार के पैसे से अपने बच्चों को सब्जी खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये बच्चे जूते मारेंगे तुम्हें, याद रखना। क्योंकि बेईमानी से आप कुछ भी करोगे ना, उसका जो फल होगा वो बड़ा कड़वा होता है। और जब वो कड़वा तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्या पाया और क्या गवाया। इसलिए जो भी लोग इस प्रकार की चीजों में संलिप्त हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई तुमसे बड़ा एक बैठा है जो पूरी दुनिया चला रहा है। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अधिकतर कंट्रीज में पता है कि कोई हॉर्न नहीं बजाता क्योंकि उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। जो अच्छी कंट्रीज हैं वहां पर अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो उसका मतलब है कि आप कोई गलती कर रहे हैं ड्राइविंग में। वो जस्ट आपको बता रहा है कि आप ये पर्टिकुलर गलती कर रहे हैं, आप चेक कीजिए, तब हॉर्न बजाया जाता है। अदरवाइज हॉर्न कोई नहीं बजाता। मैं वैसे जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं हांगकांग की बात कर रहा हूँ। हांगकांग के अंदर ऐसा ही है, अगर आप देखेंगे वहां पर लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते वक्त बिल्कुल शांति रहती है। हॉर्न तब जब कोई गलती हो। और हमारे यहाँ आप देख लो, आगे रेड लाइट पर अगर गाड़ियां रुकी हैं तो पीछे वाला हॉर्न बजाता रहेगा। अबे भाई इतना तो देख ले कि रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट हो रखी है तो कैसे चलेगा आगे? मतलब कॉमन सेंस हम लोग मार के खा गए। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है, हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी सोच चौपट है। जो बदलना है वो सोच बदलनी है। सोच बदलोगे सब कुछ ही बदल जाएगा, सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। लेकिन हम सुधारने की जगह केवल अपना काम निकालना चाहते हैं। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे, जब हमने उनको मना किया कि आप इसे घुस मत दो, तो बोलते हैं यहां पर हमारा और भी तो काम पड़ेगा, हमारा तो रोज का काम है, हम देंगे। तो वो देते हैं। और दोस्तों, देने के बाद वो बढ़ावा दे देते हैं इस चीज को। और अभी वो लोग सबको, सड़क छाप लोग सबसे मांगते हैं, और आप पढ़े लिखे लोग उनको घूस देते हैं। अब उन्होंने उसको अपना हक मान लिया, अब वो मांग रहे हैं कि हाँ दो तभी तुम्हारा काम होगा। आप कोई कागज किसी दफ्तर में इधर से उधर हिला के दिखा दो बिना पैसे के, सब चल रहा है ना। तो भाई सही करो यार, इसको मजा नहीं आ रहा बिल्कुल ना। हमारी दोस्तों देखो कंट्री जो है ना बहुत अच्छी है, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं से बहुत दुख होता है। मतलब क्या ही मन करता है यार कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमें मतलब जिल्लत महसूस होनी चाहिए, और हम में से हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम खुद को ठीक करें बस। दूसरे को ठीक करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे को ठीक करिए, कर भी नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी को नहीं बदल सकता। आदमी अपने को बदल ले, ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन वो अपने को बदल लेगा ना, उसने समझ लीजिए पूरी दुनिया ही बदल दी। और
दूसरे को बदलने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा, बदल नहीं पाएगा। तो खुद अपने को बदलिए, अपने अंदर जितनी गलतियां हैं, जितना भ्रष्टाचार है, जितना कुछ भी गलत है, उन सब चीजों को निकाल के बाहर फेंकिए और एक स्वच्छ हाथों से हमारे सामने आइए, सबके सामने आइए और अपने काम कीजिए। देखिए वास्तव में आनंद है यार उसमें। कहने का मतलब आप स्वच्छ हाथों से सामने आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए अगर आप डॉक्टर हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फ्री में किसी का इलाज कर दीजिए, ऑब्वियसली आप अपने परिवार को कैसे खिलाओगे, तो वो तो आपका हक है, वो आपका प्रोफेशन है। आप पेशेंट्स को देखिए और उनसे अपनी फीस लीजिए, लेकिन कभी किसी को नाजायज परेशान मत कीजिए। लेकिन किसी भी तरह से गलत करके किसी से एक्सेस अमाउंट आपको नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों आय कमाने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो कि थोड़ा हटके हो। भगवान ने 7 दिन दिए एक हफ्ते में, अब 7 दिन आय कमाते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कम से कम ऐसा कर सकते हैं ना कि 6 दिन आय कमा ली और एक दिन जो बचता है उस दिन कुछ और कमा ली, तो उस दिन में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप उस पेशे में हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, आप कुछ और हेल्प कर दीजिए जैसी आपसे बनती है। आप देखते हो कि भाई किसी से सड़क पार नहीं हो रही, आप उसे सड़क ही पार करा दीजिए, वो भी तो हेल्प है। तो कहने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। कहने में चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जिसे आप सड़क पार कराएंगे उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो चल नहीं सकता ठीक से, वो गिर सकता था, उसकी या किसी की आंखें नहीं है। आपके लिए छोटी चीज है, उसके लिए बड़ी चीज है, और जब आप करेंगे तो आपके लिए भी ये बड़ी चीज बन जाएगी, क्योंकि आपको इससे खुशी इतनी मिलेगी। और अब आप सोचिए तो छोटा सा इंसिडेंट है, अगर आप एक दिन पूरा रख लें इस चीज के लिए कि आज मेरे को सुबह से लेकर शाम तक जो भी मिलेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। हेल्प केवल पैसे से नहीं होती, हेल्प हर चीज से होती है। देखिए पैसे में तो लोग बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को, जितना मैंने देखा है हमारे साथ खुद होता है। पहले इनिशियली मैंने क्या किया कुछ समय कि ठीक है आज मैं 4 घंटे जो है कोई आपसे फीस नहीं लूंगा, जो भी आए मिल लें। तो ऐसी ऐसी कॉल्स मेरे को आने लगी जो कहते थे सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम गरीब हैं, क्योंकि हमने एक वो क्राइटेरिया रख दिया था कि जो कम इनकम वाले हैं उनको फ्री। अब कई लोगों के मैसेज आने लगे कि सर मैं बात करनी है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन जब हम उनकी डीपी देखे तो पता चला वो तो 350 सीसी की बुलेट पे बैठा हुआ है और ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मन खराब हो जाता था कि लोग कितना गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप पैसे से किसी की हेल्प करना चाहोगे ना तो ये सारी चीजें बीच में आएंगी। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप पैसे से किसी को हेल्प करो, आप पैसे के अलावा बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं यार। किसी का काम नहीं हो रहा, काम करा दीजिए। बच्चे पे किसी के फीस नहीं है, उसके बच्चे को फीस करवा दीजिए, उसके किसी को कपड़े दे दीजिए, किसी को घुमा दीजिए। मतलब बहुत सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करोगे ना, और जब हम इस तरह की चीजें करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर अच्छाई आने लगती है, और जो बुराइयां होती है उससे हम अपने आप ही दूर भागने लगते हैं। और जब बुराइयां दूर भागेंगी तो अपने आप ही सारा सिस्टम सही हो जाएगा। जो करप्शन कर रहा है वो करप्शन नहीं करेगा, जो कुछ और कर रहा है वो नहीं करेगा, कि उसे करप्शन से ज्यादा मजा उस चीज में आने लगेगा जो चीज वो कर रहा है। पैसे से ना केवल आप मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं बस। ज्यादा पैसा होगा बड़ी गाड़ी ले लोगे, थोड़ा कम पैसा है थोड़ी छोटी गाड़ी आ गई। और करप्शन कर लोगे तो क्या कर लोगे, विदेश घुमाओगे, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या। लेकिन ये सारी चीजें जितना आपने किया केवल अपना पाप का घड़ा भरा। कुछ समय के बाद ऐसी बीमारी लग जाती है, आदमी उठ भी नहीं पाता, और जितना पैसा उसने ये लिया ना इसका 10 गुना सूद समेत सब वापस करते हैं। आजमा के देख लेना, हमने तो देखा है कि इस दुनिया में सब भुगत हो गया, और आपके साथ साथ आपकी वजह से आपका परिवार भी भुगतता है इन सारी चीजों को। तो इसलिए आप किसी भी विभाग में है ना, अपने विभाग में रहते हुए यार मदद करो लोगों की। आज के समय क्या कोई किसी से रास्ता भी पूछता है तो वो उसको लताड़ देता है, मतलब। और पहले के समय के लोग आप देखो, आज भी आप उससे रास्ता पूछोगे पूरा समझाएगा, यहां से ऐसे जाना, वहां से ऐसे जाना, फिर वो बताने की कोशिश करेगा कहीं आप गलत ना चले जाओ। आज की जनरेशन से रास्ता पूछोगे आप तो बहुत सारे लोग हैं जो इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी, कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन बहुत सारे अधिकतर लोग हैं जो इरिटेट हो जाते हैं। एक से दूसरी बार आपने पूछना है, देख ले यार अपने आप जाके, इंटरेस्ट नहीं लेते। जबकि कितना अच्छा काम है देखिए किसी की भी हेल्प करना। अगर आप इंटरेस्ट लोगे, आप किसी की हेल्प करोगे, तो आपको क्या लगता है ऊपर वाला आपकी हेल्प नहीं करेगा। अरे वो आपका बाप है, हम सबका बाप है, एक बाप हम सबका, और हम सब उसकी संतानें हैं। तो जब हम अच्छा करते हैं उसको अच्छा लगता है, जब उसको अच्छा लगता है तो हमारे साथ अच्छा करता है। अब वो जब हमारे साथ अच्छा करता है हमको पता नहीं चलता उसने ये अच्छा जो हमारे साथ हुआ किस वजह से हुआ, लेकिन वो हमारी किसी अच्छाई की वजह से ही होता है। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन हमें तब भी पता नहीं चलता है कि किस बुराई की वजह से हुआ है, लेकिन वो हमारे ही द्वारा किए गए किसी भ्रष्ट आचरण की वजह से हमारे साथ हो रहा होता है। लेकिन तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसा करोगे भाई वैसा ही तो भरोगे। पेड़ उगाया नीम का, आम कहां से पाओगे? तो आम चाहिए भाई, तो आम का पेड़ उगाओ ना, तभी तो मजा है।
तो कुल मिला के आपके जो भी मुकदमे, जो कुछ भी है, सारी चीजें लाइफ में चलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपको वास्तव में मानव बनाएंगे, आपको वास्तव में मानव कहलाने लायक बनाएंगे, आपको इज्जत देंगे हर जगह। और आप इस मुकदमों से जब भी निकलोगे, जैसे भी निकलोगे, बहुत आसानी से निकलोगे यदि आप उस ऊपर वाले को मानते हैं, विश्वास करते हैं और उस ऊपर वाले की बनाई गई दुनिया की आप इज्जत करते हैं। जितने भी लोग हैं ना, छोटे से छोटा जीव, एक चींटी भी चल रही है तो उस ऊपर वाले का जीव है, हम उसे पैर से कुचल नहीं सकते, क्योंकि जिसे उसने बनाया है ना, उसकी हमेशा हमें इज्जत करनी है। जब हम उसकी इज्जत करेंगे तो वो मालिक हमारी इज्जत करेगा, हम पर बख्शिश करेगा। और जब हम उसकी बनाई गई चीजों की इज्जत नहीं करेंगे, प्राणियों को मार देंगे, चींटियों को मार देंगे और बहुत सारे जो हमसे छोटे जीव जंतु हैं उनको मार देंगे, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि हम लोग खुश रह सकते हैं? हम कभी खुश नहीं रह सकते। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि अभी जितना भी करप्शन चल रहा है, इस करप्शन को आपको हटाने का प्रयत्न करना है। कोई दूसरा आपके लिए हटाने नहीं आएगा। आपको अपनी सोच को खुद परिवर्तित करना पड़ेगा और खुद आगे आकर के इसको हटाना पड़ेगा। खुद आपको यह तय करना पड़ेगा कि आज के बाद करप्शन आपकी तरफ से नहीं होगा। जब दोस्तों आपकी तरफ से नहीं होगा, आप सुधर गए, बहुत सारा पार्ट खत्म। दूसरा आदमी सुधर गया, उसका बहुत सारा पार्ट खत्म। आप देखेंगे एक दिन पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। हम गलती ये करते हैं, हम खुद में चेंजेस करने की कोशिश नहीं करते, सोचते हैं कोई और आके हमारे लिए कर जाएगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। क्यों करेगा? आपको खुद सोचना है, आपकी भलाई किस में है, आपके बच्चों का भविष्य किस में है। अपने बच्चों को हम ऐसी दुनिया देके जाएंगे जहां करप्शन चल रहा है, जहां झूठे केस चल रहे हैं, जहां पैसे लेकर के कुछ भी हो जाता है, जहां पैसे लेके दूसरे की जिंदगियां खराब कर दी जाती हैं, जहां इमोशंस नहीं है, जहां पर हम इतने भी सेंसिटिव नहीं है कि दूसरे को हमारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी, जहां हम किसी पे हाथ उठाने से पहले ये नहीं समझते कि इसे कितना दर्द हो रहा होगा। ऐसी दुनिया देके जाएंगे हम अपने बच्चों को। भाई हमने तो जी लिया, जो भी जी लिया, कम से कम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, यहां से ये सब कबाड़ खत्म हो। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि ये सब कुछ एकदम से हो जाएगा। इन सब चीजों में समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये निश्चित है। बात बस ये है कि आपका माइंडसेट अड़ा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फिक्स कि नहीं, हमें नहीं हटना भाई। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया हम तो घूस नहीं लेंगे, 5,000 मिले, हमने कहा नहीं लेते। लेकिन जब बात 5 लाख की आई तो हमारे मुंह से पानी टपकने लगा और हमने कहा ला भाई 5 लाख आ रहे हैं। नियम एक होना चाहिए, 5,000 के लिए भी, 5 लाख के लिए भी, 5 करोड़ के लिए भी। आपका ईमान नहीं हिलना चाहिए। इंसान वही है। आज के समय पे आप देखो कितने लोग हैं जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, कितने लोग हैं जो घूस नहीं पकड़ते, कितने लोग हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते, कितने लोग हैं जो पैसे लेकर के गलत काम नहीं करते, बहुत कम। आप अगर उनमें से एक हैं तो दोस्तों ये उस ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। फिर तो उसकी कृपा अपने ऊपर बने रहने दें। ईश्वर की कृपा ये नहीं है कि उसने हमें धन दे दिया, जायदाद दे दी, दौलत दे दी, बीवी बच्चे दे दिए और कुछ दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी। ईश्वर की कृपा यही है कि आप इतनी गंदी दुनिया के अंदर भी यदि साफ सुथरे हैं तो आपका सिर हमेशा सम्मान से उठा रहेगा। लोग क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन आपके मन को तो पता है ना कि आप कुछ गलत नहीं करते। तो बस आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम गलत नहीं करते। हमेशा आप अंदर से इतना अच्छा महसूस करोगे कि किसी और चीज की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप ये सोचोगे कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूं, फिर भी दुनिया वाले उंगली उठा रहे हैं, वो उठाते रहेंगे। वो आपको बेईमान भी कहेंगे, वो आपके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे, वो तो लगाएंगे ही, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। लेकिन उनके इन इल्जामों की वजह से आपको अपना मोटिव चेंज नहीं करना है और आपको गलत काम नहीं करना है। यानी कि इन सब चीजों के बावजूद आपको अपने सच्चे रास्ते पर, अपने पथ पर अड़े रहना है, खड़े रहना है, डटे रहना है, हिलना नहीं है, तब जाकर के बात बनती है। दोस्तों आपको पता है अभी रात के 11 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों ये भी है कि जब मैं आपके साथ बातें करने बैठ जाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि वीडियो कितना लंबा हो गया है, और वीडियो वास्तव में बहुत लंबा हो जाता है। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि इतना ज्यादा सुन सुन के आप पक गए होंगे। बहुत सारे मैंने चैनल पे वीडियो ऐसे डाल दिए हैं चूंकि, और लोगों को क्या पसंद है, लोगों को तो बेस पसंद है, यानी कि लोगों को तो वही पसंद है जो उसके काम आए, यानी कि लोगों को जजमेंट पसंद है, यानी लोगों को कानून की जानकारियां पसंद है, लोगों को फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी इस बकवास को सुनने के लिए भी वीडियो देखते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इतना लंबा वीडियो देख के आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप लोगों को सलाम, आप लोगों को सैल्यूट, और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।